तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा घटना चक्र एंशिएंट हिस्ट्री का क्लास नंबर 18 है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको पता होना चाहिए, पिछली क्लासेस में हम लोगों ने सबसे पहले पाषाण काल टॉपिक को कंप्लीट किया। उसके बाद सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति वाले टॉपिक को कंप्लीट किया। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग वैदिक काल के बारे में पढ़े, जिसको हम लोग दो भागों में बांट के पढ़े। एक है आपका पूर्व वैदिक काल, जिसको हम लोग ऋग वैदिक काल भी कहते हैं, और दूसरा है आपका उत्तर वैदिक काल। इन दोनों के बारे में पढ़े। चौथा टॉपिक हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़े। पांचवा टॉपिक देखिएगा तो जैन धर्म के बारे में हम लोग पढ़े, और इससे संबंधित जितना भी फैक्ट घटना चक्र में दिया हुआ था और लूसेंट को मिलाकर हम लोग देखे और सारा MCQ भी सॉल्व किए। नेक्स्ट हम लोग शैव और भागवत धर्म के बारे में पढ़े। इसके बाद हम लोग 7वें नंबर टॉपिक, जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा के बारे में पढ़े, और इसी में हम लोग जो है महाजनपदों वाला कॉन्सेप्ट भी पढ़े थे कि जो आपका 16 महाजनपद है उसके बारे में भी हम लोग पढ़े, 16 महाजनपदों के बारे में, और इनसे संबंधित जितना भी MCQ घटना चक्र में दिया हुआ था वो हम लोग सॉल्व किए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो है वो यूनानी आक्रमण और आपका यूनानी आक्रमण के बारे में पढ़े थे। यूनानी आक्रमण और ईरानी आक्रमण एक दूसरे के साथ साथ ही हो रहा था। पहले यूनानी आक्रमण देखिए तो आपका सिकंदर यानी कि अलेक्जेंडर के द्वारा होता है। इसके बाद ईरानी आक्रमण होता है, जो कि डेरियस प्रथम के द्वारा होता है। इन सभी के बारे में हम लोग जाने थे। और इसके बाद जो है हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़े थे, 9 नंबर टॉपिक, ठीक है। उसके बाद हम लोग 10 नंबर टॉपिक जो है आपका मौर्योत्तर काल में पढ़े थे, जिसमें मौर्योत्तर काल में अगर हम लोग देखें तो मौर्य साम्राज्य जो इतना बड़ा पूरे भारत को अखंड बना कर रखता है, तो जब मौर्य साम्राज्य का डिक्लाइन होता है तो हमारा जो फिर से भारत है वहाँ पे राजनीतिक सत्ता जो अस्थिर हो जाती है। यहाँ पे जो पॉलिटिकल रूप से जो एकीकृत था भारत, वो अब टूट जाता है, और ये टूट कर कई कई छोटे छोटे राजवंशों में टूट जाता है। तो जिसके अंतर्गत हम लोग मौर्योत्तर काल में हम लोग शुंग वंश के बारे में पढ़े, कर्ण वंश के बारे में पढ़े, फिर दक्षिण भारत में एक सातवाहन वंश के बारे में पढ़ते हैं। वहीं उड़ीसा में जो कलिंग वाला क्षेत्र है यहाँ पे चेदी राजवंश होता है, इसके बारे में पढ़े। और मौर्योत्तर काल में ही आपका जो है कई सारे जो है यवन राज्य भारत के ऊपर हमला कर रहे थे, आक्रमण कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोग देखे थे कि सबसे पहले हमारे भारत के ऊपर यूनानी आक्रमण होता है, जिसको बोलते हैं हिंद यूनानी आक्रमण। हिंद यूनानी आक्रमण के बाद जो है वो आपका शकों का आक्रमण होता है। उसके बाद आपका पार्थियन या फिर पल्लव का आक्रमण होता है, और सबसे लास्ट में फिर जो कुषाणों का आक्रमण होता है। उसके बाद जो है आपका मौर्योत्तर काल कंप्लीट हो जाता है। जैसे मौर्य काल में एक पूरा भारत था, उसके बाद मौर्योत्तर काल में टूट जाता है। उसके बाद फिर एक साम्राज्य आता है जो कि है आपका गुप्त काल। तो गुप्त काल आता है, और गुप्त काल भी बहुत बड़ा होता है। गुप्त काल जो है फिर से पूरे भारत को एक धागे में पिरोता है, पूरे भारत को एकीकृत करता है। फिर जब गुप्त काल जब टूटता है, यानी कि वो जब डिक्लाइन करता है, तो फिर से जो है भारत वो फिर से बिखर जाता है छोटे छोटे राजवंशों में। तो उसको हम लोग बोलते हैं गुप्तोत्तर काल। तो आज हम लोग गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग गुप्तोत्तर काल को जो है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक नंबर आपका 11 हो जाएगा घटना चक्र के अनुसार एंशिएंट हिस्ट्री का। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये आपको थोड़ा सा बता दिया गया कि पिछली क्लास में हम लोगों ने कैसे कैसे चला है इसको लेकर, तो उसके बारे में, ठीक है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल के बारे में। तो ये रहा आपका गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल। और आपको पता होगा कि इस क्लास में हम लोग केवल घटना चक्र में दिए हुए MCQ को सॉल्व करेंगे और उससे संबंधित फैक्ट को हम लोग देखते हैं। बाकी बात इसका हम लोग सब्जेक्टिव क्लास अलग अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम सभी को पता है कि गुप्त साम्राज्य का जो है वो उदय आपका 3री शताब्दी के अंत में होता है, और ये लगभग प्रयागराज जो है ना, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में, तो इसी के आसपास में होता है। तो प्रयागराज के कौशाम्बी के आसपास ही होता है। और हम लोग जानते हैं कि संभवतः ऐसा माना जाता है कि जो गुप्त लोग हैं वो सुमंतों के सामंत ही थे, यानी कि जब भारत में कुषाण वंश का शासन चल रहा था तो उसी के आसपास में जो लोग थे वो कहीं ना कहीं गुप्त काल को भी इस्टेब्लिश कर रहे थे धीरे धीरे। फिर जब आपका कुषाण का डिक्लाइन हो जाता है पूरी तरीके से, तो फिर गुप्त जो है अपने चरमोत्कर्ष पे आ जाता है। हम सभी को पता है कि गुप्त काल जो है, गुप्त वंश जो है, इसका संस्थापक श्रीगुप्त के द्वारा किया जाता है, तो इसका संस्थापक भी श्रीगुप्त हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग गुप्त काल में बहुत सारे राजाओं के बारे में पढ़ते हैं, इनके कई सारे राजा वगैरह आते हैं, तो इन सभी के बारे में हम लोगों को डिटेल से एक एक करके आगे देखना होगा। अब हम लोग इससे संबंधित जितना भी MCQ है उनको हम लोग देख लेते हैं। फैक्ट तो हम लोग इसके साथ ही साथ पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको जो है वो किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि हम लोग किस तरह से आगे इसको लेकर चलेंगे। सो देखिए, अभी आपको बताया गया था कि अगर हम लोग गुप्त काल की बात करें तो यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त वंश ने फिल इन द ब्लैंक्स अवधि में शासन किया था। तो अभी आपको बताया गया था कि जो गुप्त काल है वो आपका, इसका जो उद्भव है वो आपका 3री शताब्दी के अंत में होता है। 3री शताब्दी अंत यानी कि जो आपका है
तीसरी शताब्दी बोला जा रहा है, यानी कि 3rd AD बोला जा रहा है। यहाँ BC की बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे AD की बात हो रहा है, ठीक है ना। ईसा पूर्व की बात नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ पे ईस्वी की बात हो रहा है। तो इसका जो अवधि है, टाइम पीरियड है, वो आपका तीसरी शताब्दी है। तो ये जो देखिए, ये आपका 300 से लेकर 500 ईस्वी वाला जो टाइम पीरियड है, लगभग लगभग 2 साल मान लीजिए, 2.25 साल, ये इसका टाइम पीरियड रहता है, ठीक है ना, गुप्त वंश का। तो गुप्त वंश जो है ये छत्तीसगढ़ पीसी से पूछा गया था 2003 में। इसका एक्सप्रेशन देखिए आप कि गुप्त वंश ने लगभग 275 से लेकर 550 ईस्वी तक शासन किया था, और इस वंश की जो स्थापना है लगभग लगभग 275 ईस्वी में महाराज श्रीगुप्त के द्वारा किया गया था। किंतु गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जो है वो आपका चंद्रगुप्त प्रथम रहता है। गुप्त वंश का स्थापना तो करता है जो है वो श्रीगुप्त के द्वारा। इसमें डेट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, इसलिए आप डेट में ज़्यादा मत उलझिएगा, ठीक है ना। एक ओवरऑल आइडिया रखिए कि तीसरी शताब्दी में, यानी कि 3rd सेंचुरी AD में गुप्त काल जो है वो इस्टेब्लिश होता है। और इसका टाइम पीरियड अगर मानिएगा आप, तो लगभग लगभग इतना मान लीजिए कि जो है आपका 320 से लेकर 500 ईस्वी के आसपास में है। ये वाला भी ऑप्शन 319-20 के ही था, आसपास में था, लेकिन ये 324 तक ही दिखा रहा है। यानी कि ये ज़्यादा नहीं, मतलब कि ये इधर 4 इधर 1 5 साल, मतलब ये 5 साल तो शासन नहीं किया था। इस अनुसार से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये 325 से 375 दिखा रहा है, यानी कि नेक्स्ट 50 साल दिखा रहा है, तो 50 साल भी शासन नहीं किया था, ठीक है ना। लगभग लगभग 200 साल तक शासन किया था कौन, तो गुप्त काल, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। तो गुप्त काल का स्थापना करता है कौन, तो श्रीगुप्त करता है, लेकिन इसका सबसे फेमस जो राजा होता है वो होता है आपका चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है ना। हम लोग पहले देखे थे चंद्रगुप्त के बारे में जो मौर्य काल में, यहाँ पे फिर चंद्रगुप्त आ रहा है, इसलिए इसका नाम के आगे क्या लग जाएगा, प्रथम। इसलिए कन्फ्यूज मत होइएगा। जिसने 319 से लेकर 335 ईस्वी तक शासन किया, इसने अपनी महत्ता सूचित करने के लिए अपने पूर्वजों के विविध महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। तो आपको पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली शासक होता है, और ये जो है वो कब से कब तक, तो 319 से लेकर 335 ईस्वी तक जो है वो शासन करता है, 319 से लेकर 335 तक। और देखिए ये जो है अपना पूर्वजों का जो उपाधि था, यानी कि टाइटल था महाराजाधिराज, ये वाला टाइटल को ये जो है वो ये धारण करता है। तो इसमें बताया गया था कि गुप्त वंश का जो प्रथम महान सम्राट था, यानी कि जो सबसे शक्तिशाली शासक था, वो था आपका चंद्रगुप्त प्रथम। और ये जो है 319, यानी कि 319-20 में मान लीजिए, तो उसी टाइम 320 ईस्वी में ये जो है वो गद्दी पे बैठता है, और इसने लिच्छवी की जो राजकुमारी देवी रहती है, तो कुमार देवी से ये विवाह करता है। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो लिच्छवी की जो राजकुमारी होती है, जिनका नाम है कुमार देवी, तो ये कुमार देवी से विवाह करता है, और इसने जो है वो महाराज धीराज की उपाधि जो है वो धारण की थी। आगे एक पॉइंट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में याद रखिएगा कि गुप्त संवत, तो गुप्त संवत की जो शुरुआत है चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। तो गुप्त संवत भी किसने चलाया था, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो हम लोग पाते हैं कि जो आपका शक संवत है, वो जब कनिष्क की राजगद्दी पे बैठता है 78 AD में, तब जो है वो शक संवत चलता है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें विक्रम संवत, तो विक्रम संवत जो है वो शकों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में 58 BC में, शक संवत जो है वो 58 BC में, सॉरी विक्रम संवत जो है वो 58 BC में, जबकि शक संवत 78 AD में, ठीक ना। और इसके अलावा जो है वो आपका नेक्स्ट क्या बताया, तो नेक्स्ट जो है वो आपका गुप्त संवत, वो आपका 320 AD में ये होता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। तो इस तरह से आपका पहला का आंसर हो जाएगा A। अब देखते हैं हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन, और सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेघों का जो है यज्ञ का संपादन किया था, ठीक है ना। ऑप्शन है आपका यहाँ पे 4 ठो है, समुद्रगुप्त, पुष्यमित्र शुंग, प्रवरसेन प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय। और ये आपका UPPC में पूछा गया 2003 में, 2011 में, दोनों बार मेंस में पूछा गया था। तो एक पॉइंट याद रखिए, जैसे कि हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग यहाँ देखें तो पुष्यमित्र शुंग की बात करें, तो ये आपका ये जो है पुष्यमित्र शुंग, ये आपका 2 बार अश्वमेघ यज्ञ करवाता है, 4 बार नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए प्रवरसेन द्वितीय, प्रवरसेन प्रथम की बात करते हैं, तो ये जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये आपका 4 बार अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। पुष्यमित्र शुंग जो है वो 2 बार अश्वमेघ यज्ञ करवाता है, जबकि प्रवरसेन जो है वो 4 बार अश्वमेघ यज्ञ करवाता है। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में अभी जानकारी नहीं है, अगर इसके बारे में अगर आगे हम लोग देखेंगे तो वहाँ से इसको कनेक्ट कीजिएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि वाकाटक
शासक प्रवरसेन। तो देखिए जब गुप्त काल जब डिक्लाइन करता है तो बाद में वाकाटक राजवंश स्टार्ट होता है। और वाकाटक राजवंश के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो वाकाटक राजवंश जो है वो इसका स्थापना विंध्य शक्ति करता है। कौन करता है? तो विंध्य शक्ति करता है। और हम लोग जानते हैं कि जो आपका प्रवरसेन प्रथम जो है, ये प्रवरसेन प्रथम जो है ये आपका विंध्य शक्ति का ही बेटा रहता है। और विंध्य शक्ति जो है वो वाकाटक राजवंश का जो है वो स्थापना करता है। आगे हम लोग जानते हैं कि जो प्रवरसेन प्रथम जो है वो वाकाटक वंश का एकमात्र ऐसा राजा रहता है जिसने सम्राट की उपाधि के जगह पे वो मतलब सॉरी, ये प्रवरसेन प्रथम जो है वो आपका सम्राट का उपाधि जो है वो धारण करता है। और ये वाकाटक राजवंश में सम्राट का उपाधि धारण करने वाला ये पहला राजा रहता है। आगे पता चलता है कि जो प्रवरसेन जो है प्रथम, इसके बारे में जानकारी मिलता है पुराणों से कि इसने 4 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ठीक ना। आगे देखते हैं। प्रवरसेन जब जो प्रथम है इसके बाद जो है वाकाटक साम्राज्य जो है वो 2 शाखाओं में जो है वो टूट जाता है। एक रहता है आपका प्रधान शाखा और दूसरा रहता है आपका वसीय शाखा, है ना। और दोनों शाखाओं में समानांतर रूप से जो है कुछ कुछ समय तक शासन करते हैं। तो यहाँ समझ में आया आपको प्रवरसेन प्रथम किससे जुड़ा हुआ था? समझ में आया। ये आपका विंध्य शक्ति का बेटा रहता है। आगे देखिए वाकाटक शासक प्रवरसेन प्रथम ने 4 बार अश्वमेध यज्ञों का जो है संपादन किया था। और इसके साथ ही उसने वैदिक यज्ञ भी किए थे। इसी वंश के शासक प्रवरसेन द्वितीय की भी रुचि साहित्य में थी। उसने सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना की थी। ये कौन किया था? सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना वो प्रवरसेन द्वितीय किया है। ठीक ना। कौन किया है? तो आप याद रखिएगा प्रवरसेन द्वितीय। अच्छा, प्रवरसेन सॉरी वाकाटक राजवंश जो है वो प्रवरसेन के बाद 2 भागों में टूट जाता है। एक है आपका प्रधान शाखा और एक आपका वसीय शाखा। दोनों में कौन कौन राजा होता है वो आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि जेपीसी से पूछा गया था बार कि प्रभावती गुप्ता ये किस वंश की शासिका है। तो हम लोग को जानना चाहिए था ये वाकाटक राजवंश, जो कि हम गुप्त काल का मार के आए थे, जो कि गलत हो गया था। तो जैसे हम लोग वाकाटक राजवंश के देखें तो सॉरी, अगर हम लोग जो देखिए, अगर हम लोग 2 शाखा था ना, एक था आपका प्रधान शाखा, एक था आपका वसीय शाखा। अगर प्रधान शाखा में देखें तो रुद्रसेन प्रथम, प्रभावती गुप्ता, प्रवरसेन द्वितीय, नरेंद्र सेन, पृथ्वी सेन द्वितीय, ये सभी था। और ये जो आपका प्रवरसेन द्वितीय है ये आपका प्रधान शाखा का ही राजा था। तो आई होप यहाँ तक आपको किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। ठीक है ना। तो ये हम लोग जानते हैं वाकाटक साम्राज्य के बारे में भी कि जो प्रवरसेन के बाद 2 भागों में टूट जाता है। और दोनों के राजा के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, याद कर लीजिएगा। ठीक है, लूसेंट बुक में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये जो है आपका समुद्रगुप्त जी, तो समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सो यहाँ तक समझ में आया है। आगे देखिए समुद्रगुप्त के बारे में एक पॉइंट बताया जाता है कि ये जो है वो आपका किसका उपासक रहता है, तो ये जो है वो विष्णु का उपासक रहता है। यहाँ तक समझ में आया। आगे देखिए यहाँ जो आपका चंद्रगुप्त प्रथम जो है, जो कि महान शासक था आपका गुप्त काल का, तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका जो उत्तराधिकारी बनता है, उसका जो उत्तराधिकारी होता है वो होता है आपका समुद्रगुप्त। यही आपका क्या होता है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद राजा बनता है, जो कि इसका उत्तराधिकारी होता है। हम लोग पढ़े थे कि जो चंद्रगुप्त प्रथम है वो आपका 1920 से लेकर 1935 तक शासन करता है। उसके बाद 1935 के बाद जो है वो समुद्रगुप्त का जो है शासन स्टार्ट हो जाता है। इसके बारे में बताया जाता है कि इसने आर्यवर्तों के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। तो समुद्रगुप्त के बारे में बताया जाता है कि ये आर्यवर्त के 9 शासक और दक्षिणावर्त के जो है वो कितना, तो 12 शासक को ये हराता है। कौन? तो समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में बहुत बात बताया जाता है कि इन्हीं विजयों के कारण समुद्रगुप्त को जो है वो भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त कहा जाता है क्योंकि इसने आर्यवर्त के 9 राजाओं जबकि दक्षिणावर्त के 12 राजाओं को हराया था। बहुत ही विजयी राजा था ये। ठीक ना। इसने अश्वमेधकर्ता विक्रमंक अश्वमेधकर्ता विक्रमंक एवं परम भागवत की उपाधि धारण किया था। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि परम भागवत का उपाधि, अश्वमेधकर्ता का उपाधि, विक्रमंक का उपाधि किसने धारण किया था, तो आपका समुद्रगुप्त ने धारण किया था। इसे कविराज भी कहा जाता है क्योंकि ये कवि हुई का बहुत ज़्यादा, ये कवि लिखता, कविता भी लिखता था, मतलब कवि था एक तरह से। और ये समुद्रगुप्त जो है वो आपका विष्णु का उपासक रहता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। समुद्रगुप्त के बारे में जान लीजिए एक पॉइंट और कि ये आपका संगीत का प्रेमी रहता है। और ऐसा अनुवाद जो है अनुमान हम लोग कैसे लगाते हैं, उसके सिक्कों पर उसके जो है वो वीणा बजाते हुए जो है वो मतलब कि दिखाया जाता है, वीणा वादन करते हुए दिखाया जाता है उसके सिक्कों पर कि वीणा बजाते हुए कोई अंकर मिलता है, मूर्ति मिलता है, तो इससे लगता है कि ये संगीत का प्रेमी था। समुद्रगुप्त का ही जो है वो आपका दरबारी कवि था जिसका नाम था क्या, तो हरिसेन। तो हरिसेन के बारे में याद रखिएगा कि ये हरिसेन जो है वो समुद्रगुप्त का जो है वो दरबारी कवि रहता है। और हरिसेन जो है वही आपका इलाहाबाद की जो है प्रयाग प्रशस्ति की रचना करता है।
यहाँ तक समझ में आ गया। अभी आपको बताया गया था कि परम भागवत, अश्वमेधकर्ता और विक्रमंक, इसका उपाधि कौन धारण किया था? तो समुद्रगुप्त ने ही धारण किया था। आगे बताया जाता है कि परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था, और जो गया नालंदा से मिले 2 ताम्रपत्रों से समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। तो गया में और नालंदा में 2 ताम्रपत्र मिलता है, उससे ये अंदाज़ा लगता है कि अंदाज़ा क्या, उससे ये पता लगता है कि समुद्रगुप्त को परम भागवत भी कहा जाता था। यहाँ तक हम लोग समझ में आ गया है। फिर हम लोग देखते हैं कि समुद्रगुप्त जो है, तो इसका समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय रहता है, जो कि 380 में क्या करता है? गद्दी पर बैठता है। पहला क्या बताया वो समझिए। ये इसका आंसर तो आपको समझ में आ गया, समुद्रगुप्त है। पहले बताया कि जो गुप्त काल का स्थापना कौन करता है? तो वो आपका करता है श्रीगुप्त। कौन करता है? तो श्रीगुप्त करता है। लेकिन श्रीगुप्त के भी सबसे ज़्यादा फेमस गुप्त शासक कौन रहता है? तो वो आपका रहता है चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम रहता है। इसका उत्तराधिकारी कौन बनता है? तो आपका समुद्रगुप्त बनता है। ठीक है ना। समुद्रगुप्त भी बहुत इसके बारे में फेमस रहता है, ये भी हम लोग देख लिए हैं। समुद्रगुप्त के बाद इसका जो उत्तराधिकारी बनता है वो फिर से बनता है कौन? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन बनता है? चंद्रगुप्त द्वितीय बनता है। समुद्रगुप्त के बाद उत्तराधिकारी कौन बनता है? तो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय उत्तराधिकारी बनता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। यहाँ तक तो आपको अब किसी भी तरह कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। अब हम लोग इसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। फिर अगर आप समुद्रगुप्त का भी देख लीजिएगा तो समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय है, और चंद्रगुप्त द्वितीय का भी अगर उत्तराधिकारी देख लीजिए तो यहीं पे आप समझ लीजिए कि चंद्रगुप्त द्वितीय का अगर उत्तराधिकारी की बात करें तो आपका कुमारगुप्त प्रथम है। कौन है? कुमारगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त। पहले आता है श्रीगुप्त स्थापना। श्रीगुप्त के बाद हम लोग देखते हैं फेमस राजा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय, और चंद्रगुप्त द्वितीय का जो उत्तराधिकारी है वो आपका कुमारगुप्त प्रथम। बस यहाँ तक याद रखिएगा। और जो आपका कुमारगुप्त है यही आपका नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना करता है। ये वाला पॉइंट भी आप याद रखिएगा। ठीक ना। फिर हम लोग देखते हैं कि अगर कुमारगुप्त प्रथम का अगर उत्तराधिकारी देखें तो वह है आपका स्कंदगुप्त। कौन है? तो स्कंदगुप्त। तो कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी की बात कीजिएगा तो वो आता है आपका कौन? तो स्कंदगुप्त आता है। ठीक है ना। तो बस गुप्त काल में यही जो है वो 4-5 ठो राजा के बारे में याद रखिएगा। और स्कंदगुप्त के समय में ही जो है भारत के ऊपर हुनों का आक्रमण हो रहा था। बस ठीक है ना। तो अगर गुप्त काल का अगर शासक की बात करें तो आपका श्रीगुप्त, फिर आपका चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद समुद्रगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बाद कुमारगुप्त प्रथम, उसके बाद आपका स्कंदगुप्त। बस इतने ही राजा के बारे में याद रखना है आपको। 3-3 6 राजा, और इसी 6 राजा के आसपास में ही जो है आपका गुप्त काल घूमता रहता है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए इसका अगर क्वेश्चन नंबर 3 का अगर एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना द वर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो हम सभी को पता है कि वो आपका समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है ना। पुष्यमित्र शुंग की बात करें तो ये आपका शुंग वंश से संबंधित होता है। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो ये आपका मौर्य काल से संबंधित होता है। कनिष्क की बात कीजिए तो ये आपका कुषाण काल से जो है संबंधित होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम जो है वो देवगुप्त रहता है? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको पता होना चाहिए कि देवगुप्त जो है वो किस एक राजा का नाम होता है। तो यहाँ पे देखिए समुद्रगुप्त तो क्या रहता है इसका नाम? तो वो आपका परम भागवत का उपाधि लेता है, अश्वमेधकर्ता का उपाधि लेता है, विक्रमंक का उपाधि लेता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। जबकि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन होता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय होता है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय होता है। ठीक है ना। और जो कि गद्दी पर कब बैठता है? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो आपका 380 ईस्वी में क्या करता है? गद्दी पर ये बैठता है। यहाँ तक समझ में आया। और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है आपका जो है चीनी यात्री फाहियान भारत आता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान जो है वो भारत आता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में याद रखिएगा कि शकों पर विजय के उपलक्ष्य में ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो आपका शकों को हराता है। किसको हराता है? तो शकों को हराता है, और जिसके कारण वो क्या करता है? चांदी के सिक्का जो है वो चलवा देता है। आगे देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में एक पॉइंट याद रखिएगा कि इसने जो है वो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय किसका उपाधि धारण करता है? तो आपका विक्रमादित्य का उपाधि धारण करता है। यह उपाधि इससे पूर्व 57 ईसा पूर्व में ही उज्जैन के शासक ने भी पश्चिमी भारत में क्षत्रपों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में धारण किया था। आपको बताया गया था कि 57 या 58 BC में जो है वो उज्जैन का एक स्थानीय राजा होता है जो कि शकों को हराता है। उसके बाद वो विक्रमादित्य का उपाधि धारण करता है, यहाँ तक हम जानते हैं। और उसके बाद जो है वो आपका क्या चलता है? तो आपका विक्रम संवत को चला देता है।
ठीक ना। उसके बाद हम लोग जो है चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ये भी शकों को हराता है, और शकों को हराने के बाद ये चांदी का सिक्का भी चलवाता है, और साथ ही साथ ये फिर से क्या करता है, तो विक्रमादित्य का जो है ये उपाधि धारण करता है। यहाँ तो हो गया है। इसके बाद देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय का एक आपका राजकवि भी होता है, तो उस राजकवि का क्या नाम है, तो साब। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का एक राजकवि भी होता है जिसका नाम है क्या है, तो वो उसका नाम है साब। इसके बाद देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के ही समय में पाटलिपुत्र और उज्जैनी जो है वो विद्या के प्रमुख केंद्र थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही जो है एक याद रखिएगा, एक है आपका पाटलिपुत्र और एक है आपका उज्जैनी, ये दोनों क्या रहता है, विद्या का केंद्र रहता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। इसके अलावा देखिए अनुश्रुति के अनुसार यानी कि ऐसा सुनने को मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के जो दरबार रहता है, इसमें दरबार में 9 गो क्या रहता है, विद्वानों का मंडली रहता था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो नवरत्न कहते हैं। तो नवरत्न किसके दरबार में रहता था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहता था। आगे देखिए महाकवि कालिदास संभवतः इनमें अग्रगण्य थे, यानी कि इसमें सबसे फेमस जो थे वो आपके कालिदास ही थे। 9 गो मतलब नवरत्न रहता था किसके दरबार में, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहता था। 9 विद्वानों का मंडली रहता था जिसको बोलते हैं नवरत्न, और इसी में से एक था फेमस, कौन था, आपका कालिदास। आगे देखिए कालिदास के अलावा इसमें आपका धन्वंतरी रहता था, छपनक रहता था जो कि ज्योतिष के विद्वान थे। इसके अलावा अमर सिंह रहता था जो कि अमर सिंह था। इसके अलावा देखिएगा ये शंकुर आता था जिसका जो कि वास्तुकार होता था। इसके अलावा वेताल भट्ट होता था, वेताल भट्ट। और इसके अलावा देखिएगा तो आपका घट करपर भी रहता था जिसको जो वराह मिहिर भी कहते थे हम लोग, यानी कि खगोल विज्ञानी भी था। इसके अलावा जो है वो वर रुचि जैसा ये सभी विद्वान था। तो वर रुचि, बेताल भट्ट, वेताल भट्ट, घट करपक, वराह मिहिर, अमर सिंह, धन्वंतरी, छपनक, कालिदास, ये सभी इसके 9 जो है नवरत्न में ही शामिल थे, 9 विद्वान। तो यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा बताया गया था आपको कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ये आपका सांदीप विग्रहक सचिव वीरसेन से मतालंबित है, ये इतना जरूरी नहीं है। आगे देखिए एक पॉइंट इतना याद रखिए कि वीरसेन व्याकरण तो चंद्रगुप्त द्वितीय का एक ना सांधी विग्रहिक सचिव होता है, मतलब समझिए कि चंद्रगुप्त द्वितीय का एक सचिव होता है जिसका नाम रहता है वीरसेन। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो सचिव रहता है उसका नाम क्या है, तो वीरसेन नाम है। और वीरसेन जो है वो आपका शैव धर्म को मानने वाला था, और वो उस भगवान शिव की पूजा करने के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का भी निर्माण करवाता है। और वीरसेन व्याकरण, न्याय, मीमांसा एवं शब्द का जो है वो प्रखंड पंडित और एवं कवि भी होता है। ठीक है। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी बनता है आपका कुमारगुप्त प्रथम, और उसी को ही हम लोग कहीं कहीं पे जो है गोविंद गुप्त भी कहते हैं। और कुमारगुप्त प्रथम जो है वो आपका नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना करता है। तो ये था आपका सारा पॉइंट चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, सारा पॉइंट आपको बता दिया गया है। अब इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, वीडियो को आप थोड़ा रोक कर आराम से पढ़िएगा। तो यहाँ पे बताया गया कि किस राजा का एक नाम, अन्य नाम जो था वो देवगुप्त था। तो हम लोग यहाँ बताया गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय जो है विक्रमादित्य का उपाधि धारण करता है, और इसका अन्य नाम जो है वो आपका देवगुप्त रहता है। उसके अन्य नाम जो है देवराज और देवश्री भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया है। आगे देखिए यहाँ बोला गया है क्वेश्चन नंबर 6 कि प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। तो हम सभी को पता है कि जो है आपका समुद्रगुप्त, ये समुद्रगुप्त जो है वो आपका परम भागवत की उपाधि, अश्वमेध कर्ता की उपाधि, विक्रमक की उपाधि, इन तीनों का जो उपाधि वो धारण करता है। ठीक ना। यहाँ देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन है, तो आपका समुद्रगुप्त है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक शासक से संबंधित है। तो हम लोग जानते हैं कि इलाहाबाद का जो अभिलेख है जो है यानी कि प्रयाग प्रशस्ति, वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो हरिसेन के द्वारा लिखा गया है। और हरिसेन जो है वो समुद्रगुप्त का ही दरबारी कवि होता है। तो हरिसेन जो है वो समुद्रगुप्त का ही दरबारी कवि होता है। आगे देखिए यहाँ पे ना ये जो है वो अशोक का भी ये संबंधित दिखा रहा है। इसका हल्का सा देख लीजिए, ये हम लोग जानते हैं कि समुद्रगुप्त का ही दरबारी कवि होता है आपका हरिसेन, और हरिसेन के द्वारा ही जो है वो इलाहाबाद का जो प्रयाग प्रशस्ति है वो लिखा गया था। लेकिन यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देखिए जो कि घटनाचक्र कुछ अलग दे रहा है। इसके एक्सप्लेनेशन में बताया जा रहा है आपका कि इलाहाबाद प्रयागराज स्तंभ अभिलेख अशोक तथा समुद्रगुप्त के शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त के सांदीप विग्रहक हरिसेन ने संस्कृत भाषा में प्रश्नात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा गया है। इसमें समुद्रगुप्त की मुगलों का विजय है। इसके अतिरिक्त इस स्तंभ पर
मुगल बादशाह जहांगीर का भी लेख खुदा हुआ तथा बीरबल का भी उल्लेख देखने को मिलता है। तो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति है, यहाँ पूछा रहा है इसका संबंध किससे है। तो आप थोड़ा बहुत देखिएगा, इसमें मौर्य का वंश के बारे में लिखा हुआ, मौर्य वंश में अशोक के बारे में, और गुप्त वंश के बारे में लिखा हुआ। गुप्त वंश में हम लोग थोड़ा सा हल्का फुल्का इसमें जो है वो समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है, और ये जो है हरिसेन के द्वारा लिखा गया है। तो इसका संबंध आपका मौर्य काल से भी थोड़ा बहुत है, और लेकिन इसका ये किस काल में रचना किया गया है, तो ये आपका जो है गुप्त काल में रचना किया गया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासनकाल में सूचना प्रदान करता है। तो ये आपका समुद्रगुप्त के बारे में, मतलब किसके शासन के बारे में बतलाता है, तो समुद्रगुप्त के बारे में। यहाँ पे थोड़ा बहुत आपका मौर्य काल के बारे में बताता है, लेकिन मौर्य काल को हम लोग ज़्यादा प्राथमिकता नहीं देते हैं, बल्कि केवल गुप्त काल के बारे में प्राथमिकता देते हैं। गुप्त काल में भी किस शासक के बारे में, तो समुद्रगुप्त के बारे में, क्योंकि समुद्रगुप्त का ही जो है दरबारी कवि रहता है जिसका नाम था हरिसेन, वही लिखता है प्रयाग प्रशस्ति। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है, तो अभी बताया गया है समुद्रगुप्त के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम मिलता है। तो जब हम लोग समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति पढ़ते हैं ना, तो उसमें जो है ना कौशल का जो राजा है, मतलब उसके बारे में जानकारी मिलता है, और उस राजा का नाम मिलता है महिपाल। क्या मिलता है, तो महिपाल। तो प्रयाग प्रशस्ति की 19वीं और 20वीं पंक्तियों में दक्षिणापथ के 12 राजों तथा उसके राजाओं का नाम मिलता है। अभी आपको बताया गया था कि समुद्रगुप्त जो है वो आपका ये आर्यावर्त के 9 शासकों को हराता है, जबकि दक्षिणावर्त के 12 शासकों को हराता है, और इसका जिक्र जो है वो आपका समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में लिखा गया है, और इस प्रयाग प्रशस्ति में सभी राजाओं का नाम भी लिखा गया है, ठीक ना। और इसी कारण इसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और इसी में ही जो है जब इसका नाम देखते हैं तो नाम में कौशल जो है वो क्षेत्र का नाम मिलता है, जिसका राजा थे कौन, तो इसका नाम राजा थे राजा महिपाल, जिसको महेंद्र भी कहा जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ बोला जा रहा है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका उल्लेख मिलता है। तो प्रयाग प्रशस्ति में अभी आपको बताया गया था कि जहांगीर का भी उल्लेख मिलता है, आपका मौर्य शासक अशोक का भी उल्लेख मिलता है, और आपका गुप्त शासक समुद्रगुप्त का भी उल्लेख यानी कि जिक्र मिलता है, यानी तीनों का मिलता है। तो ये जहांगीर हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस अभिलेख में अशोक का, इस अभिलेख में जो है वो आपका किसका, तो जहांगीर का। इस अभिलेख में आपका समुद्रगुप्त का, समुद्रगुप्त का भी अभिलेख में, मतलब इस अभिलेख में समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है, इस अभिलेख में अशोक के बारे में जानकारी देता है, इस अभिलेख में जो है वो आपका जहांगीर के बारे में भी जानकारी देता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये आपका यूपीपीसी में पूछा गया था कि पृथ्विया प्रथम वीर की उपाधि किसने धारण किया था। तो पृथ्विया वीर प्रथम की उपाधि जो है वो आपका समुद्रगुप्त ने धारण किया था। हम लोग जानते हैं कि समुद्रगुप्त ने आपका अश्वमेधकर्ता, विक्रमंक और परम भागवत इन तीनों का उपाधि धारण किया था। इसके अलावा इसको जो है ना पृथ्विया प्रथम वीर का भी उपाधि दिया गया था। ये यूपीपीसी प्रीलिम्स में पूछा गया था कितना डीपली जाकर। तो इतिहासकार तेज राम शर्मा ने अपनी पुस्तक ए पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द इम्पीरियल गुप्ताज में उल्लेख किया है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसके बाद उसने पृथ्विया प्रतिरथ की जो है वो प्रतिरथ की उपाधि ग्रहण किया, जिसका अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर कोई प्रतिद्वंदी ना हो, पृथ्वी का प्रथम वीर यही है। तो ये समुद्रगुप्त ने धारण किया था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित कथन पढ़िए और इसके बारे में बताना कि सही उत्तर कौन सा है। हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के दरबार का जो है प्रसिद्ध कवि था, तो हम सभी को पता है ये सही बात है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि उसने देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना की थी, तो ये नहीं पता है। वह प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता था, तो यानी कि ये 3 भी सही है। तो 1 और 3 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो डी सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे बताया जाता है कि देवीचंद्रम नाटक जो है वो रचना उसका विशाख दत्त करता है। तो देवी चंद्रगुप्तम नामक जो है रचना, ये देवी चंद्रगुप्तम नामक जो महाकाव्य है इसका रचना कौन करता है, तो विशाख दत्त करता है, विशाख दत्त। अब विशाख दत्त का एक और रचना है विशाख दत्त का, वो है मुद्रा राक्षस, ठीक है ना। आगे देखिए, दक्षिण भारत के राज्य के बारे में बताया गया है, जिसमें बताया गया था कि आर्यावर्त के 9 राजा दक्षिणावर्त के 12 राजा को हराता है। 12 राजाओं का यहाँ पे नाम दिया हुआ है, कुछ कुछ राजाओं का, और इसका जो है उसके राज्य के बारे में बताया गया है। और ये आपका जो है यूपीपीसी से पूछा गया है, इतना ज़्यादा डीपली नहीं जाएगा जीपीएससी, इसलिए इसको आप स्किप कीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 कि दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है। तो आपको पता होना चाहिए आपका जो है वो किसकी स्मृति में है, तो आपका चंद्र। इसके बारे में हमको भी नहीं पता, इसका डिटेल्स हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो बताया जाता है कि दिल्ली के जो मेहरौली नामक स्थान से
एक आपका मेहरौली लौह स्तंभ मिलता है। तो दिल्ली का जो मेहरौली नामक स्थान है वहाँ से मेहरौली लौह स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है, जो कि वर्तमान में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में भी देखने को मिलता है। और इसमें जो है चंद्र नामक किसी राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। तो सोचिए मस्जिद में भी जो है वो आपका राजा महाराजाओं का जिक्र मिलता है, क्योंकि उसे तोड़ तोड़ कर तो मस्जिद बनाया गया मंदिर को तोड़कर, जिसका समीकरण गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से किया जाता है। एक मान्यता के अनुसार लगभग 410 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में मेहरौली लौह स्तंभ उदयगिरी पहाड़ियों के पास विष्णुगिरी में स्थित था। चंद्रगुप्त द्वितीय विष्णु का उपासक था। भगवान विष्णु के समान में उसने लौह स्तंभ का निर्माण कराया था, और इस स्तंभ के शीर्ष पर भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ का भी अंकन मिलता है। सोचिए, तो मस्जिद में भी आपका भगवान का अंकन देखने को मिल रहा है और उसी को पूज रहे हैं। ये देखिए आपका 67वां बीपीएससी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था कि 17 नंबर क्वेश्चन था कि किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी, और इसके बारे में बताया जाता है वो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। हम लोग जानते हैं कि समुद्रगुप्त के बाद उसका उत्तराधिकारी बनता है कौन, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो अपने बड़ा भाई यानी कि समुद्रगुप्त का हत्या कर देता है। अच्छा सॉरी, यहाँ बताया जा रहा है, देखिए समुद्रगुप्त के पश्चात उसका पुत्र रामपुत्र शासक बनता है। तो समुद्रगुप्त का जो बेटा है रामगुप्त वो शासक बनता है, लेकिन शकों के आक्रमण का सक्षम विरोध न करने के कारण उसके भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामपुर की जो है हत्या कर देते हैं और उसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह कर लेता है, और उसके बाद शकों के विरुद्ध जो है वो विजय प्राप्त कर लेता है। यहाँ बताया जा रहा है कि समुद्रगुप्त के बाद राजा बनता है, उसका कौन बनता है, तो आपका बनता है चंद्रगुप्त द्वितीय। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो डायरेक्ट राजा नहीं बनता है, यानी कि समुद्रगुप्त का दो बेटा है, मान लीजिए एक बेटा है आपका राम, कौन है, तो एक बेटा है आपका रामगुप्त और दूसरा बेटा है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो रामगुप्त को पहले राजा बनाया जाता है, लेकिन ये राजा जो रहता है वो शकों को मतलब कि कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो ऐसे में जो उसी का ही भाई यानी कि चंद्रगुप्त का ही समुद्रगुप्त का ही बेटा, एक और बेटा था चंद्रगुप्त द्वितीय, वो उसको अपने बड़े भाई को मार देता है, और मारकर उसकी जो पत्नी रहती है जिसका नाम रहता है ध्रुव देवी, और उस ध्रुव देवी से विजय शादी कर लेता है, और उसके बाद वो शकों को हरा भी देता है। ठीक है ना, कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो याद हो गया चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। फिर हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो 380 में क्या बनता है, गद्दी पे बैठता है, और इसी समय में ही आपका फाहियान जो है वो भारत आता है, और शकों के विजय के उपलक्ष्य में यही जो है वो आपका विक्रमादित्य का उपाधि धारण करता है, और चांदी का सिक्के भी जो है वो चलवाता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय का ही जो है वो राजकवि रहता है साब, और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही जो है पाटलिपुत्र और उज्जैनी जो है वो विद्या के प्रमुख केंद्र थे, और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न भी रहते थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय का ही सचिव का नाम है वीरसेन, और चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आता है उसका उत्तराधिकारी जिसका नाम है कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18। बताया जाता है कि कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था, तो वो उसका सही उत्तर है आपका गुप्त वंश। अभी आपको बताया गया था कि सबसे पहले श्रीगुप्त के बाद चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आपका आता है तो कुमारगुप्त प्रथम, और कुमारगुप्त प्रथम के बाद जो है वो आपका आता है स्कंदगुप्त। कौन आता है, कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त। याद हो गया। और स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुनों का आक्रमण शुरू हो गया था, और ये भी हम लोग जानते हैं कि स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही जो है हुन का लोगों का आक्रमण स्टार्ट हो गया था भारत के ऊपर। फिर जो है स्कंदगुप्त के बाद एक अंतिम राजा बनता है जो कि विष्णुगुप्त। तो गुप्त काल में ही जो है हुनों का आक्रमण हो रहा था, और गुप्तों में भी सबसे पहले कौन, तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुनों का आक्रमण हो रहा था। अब विष्णुगुप्त जो है वो आपका गुप्त वंश का अंतिम शासक होता है। तो यहाँ बताया जा रहा है देखिए कि हुनों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट जो है स्कंदगुप्त के ही शासनकाल में होता है। स्कंदगुप्त या फिर स्कंदगुप्त, ऐसा दो भी नाम मिलता है, स्कंद या फिर स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था, तथा स्कंदगुप्त के हाथों वे बुरी तरह से परास्त हुए थे। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई भी तत्कालीन प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को भी तेज कर दिया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के 5वीं शताब्दी के बाद
5वीं शताब्दी के अंत और 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों पर हुनों का कब्जा कर लिया था। देखो, हुन आक्रमण होता है स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही। स्कंदगुप्त जो है वो आपका हुनों को हरा देता है, उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जब स्कंदगुप्त का मृत्यु होता है, तो जब आपका स्कंदगुप्त का मृत्यु होता है तो धीरे धीरे आपका गुप्त काल डिक्लाइन करने लगता है। और जब गुप्त काल डिक्लाइन करता है तो उस समय फिर जो है वो हुन जो है कई सारे उत्तर भारत में कब्जा कर लेते हैं, बहुत सारे क्षेत्रों पर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कि हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था तो किसके शासनकाल में? तो हम सभी को पता है कि आपका वो स्कंदगुप्त के शासनकाल में। अभी आपको बताया गया था कि कुमारगुप्त प्रथम के बारे में हम लोग जाने थे। कुमारगुप्त प्रथम जो है, जिसको गोविंद गुप्त भी कहा जाता है, जो कि आपका 415 AD में राजा बना था और ये 454 AD तक ये राजा रहता है। और यही जो है वो कुमारगुप्त प्रथम जो ही यही आपका नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करता है, जिसका जो है वो जला देता है बख्तियार खिलजी। बाद में कुमारगुप्त प्रथम का ही उत्तराधिकारी होता है स्कंदगुप्त, जो कि 454 में तक ये रहता है। तो 455 में ये 455 से लेकर ये आपका 467 तक जो है ये राजा बनता है। कौन? स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त जो रहता है वही जो गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाता है भी है। तो स्कंदगुप्त जो है वो आपका गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाता है। क्वेश्चन बताइए, कमेंट में बताइएगा कि सुदर्शन झील का स्थापना किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। ठीक ना, इसके बारे में बताइएगा और भी डिटेल से आप खुद से। आगे देखिए, स्कंदगुप्त जो है वो पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त कर देता है और स्कंदगुप्त के ही शासनकाल में जो है वो हुनों लोगों का आक्रमण स्टार्ट हो जाता है। और अंतिम गुप्त शासक की बात करें तो वो आपका कौन था? तो विष्णुगुप्त था। इतना ही इसके बारे में बताया गया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 की निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुनों पर विजय प्राप्त की थी? तो वो आपका है स्कंदगुप्त। यानी कि स्कंदगुप्त ने के शासनकाल में हुन लोग जो आक्रमण करते हैं, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकलता, क्योंकि स्कंदगुप्त उन लोगों को हरा देता है। तो स्कंदगुप्त जो है उन लोगों को हरा देता है। लेकिन बाद में जब गुप्त काल मतलब ये स्कंदगुप्त सत्ता से हटता है, इसके बाद आता है कौन? विष्णुगुप्त लास्ट शासक। उसके बाद जो है आपका गुप्त काल धीरे धीरे लगभग डिक्लाइन करने लगता है। और गुप्त काल जब डिक्लाइन करता है तो हुन जो है वो आपके उत्तर भारत के अधिकांश उत्तर पश्चिम भारत वाले हिस्से में क्षेत्रों में अधिकांश ये कब्जा कर ही लेते हैं बाद में फिर, है ना। तो उस टाइम तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन बाद में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए कि गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था तो वो था आपका स्कंदगुप्त। कौन था? तो स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त के बाद आपका राजा कौन बनता है? तो आपका बनता है विष्णुगुप्त। और अगर रामगुप्त की बात कीजिएगा तो रामगुप्त जो है वो आपका समुद्रगुप्त का बेटा रहता है और दूसरा बेटा है समुद्रगुप्त का चंद्रगुप्त रहता है। और चंद्रगुप्त जो है वो आपका रामगुप्त का ही हत्या कर देता है और इसका जो बीवी से, यानी इसका बीवी का नाम है पृथ्वी देवी, और पृथ्वी देवी से जो है, पृथ्वी देवी नहीं मतलब कि ध्रुव देवी, और ध्रुव देवी से ये विवाह कर लेता है। फिर बनता है चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के बाद उत्तराधिकारी बन जाता कौन? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कि इनमें से किस गुप्त शासक ने हुनों को पराजित किया था? ये था आपका कौन? तो स्कंदगुप्त था। ये आपका यूपी कितना पूछा जा रहा है यूपी पीसीएस में। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 कि किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था? तो एक आपका भित्रीय स्तंभ लेख है और इस भित्रीय स्तंभ लेख से ये जानकारी मिलता है कि जो स्कंदगुप्त है वो हुनों को हरा देता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले में सैदपुर तहसील में भित्री नामक स्थान से भित्री स्तंभ लेख मिलता है और इसमें पुष्यमित्रों और हुनों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। उल्लेखनीय है कि हुनों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुआ था, जिसमें वो स्कंदगुप्त से बुरी तरह से हार गए थे। इसका जानकारी हम लोग किससे मिलता है? तो आपका भित्री स्तंभ लेख से जानकारी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए कि गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे और इनमें से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कारण नहीं था? तो पहला था हुन आक्रमण। ये इसका प्रभाव मतलब कि ये डायरेक्ट हराते तो नहीं है हुन गुप्तों को, यानी कि स्कंदगुप्त को, लेकिन इसका प्रभाव बाद में देखने को मिलता है, ये सही बात है। प्रशासन का सामंतीय ढांचा, ये भी सही बात है। उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, ये भी सही बात है। अरब आक्रमण तो इसमें था ही नहीं, हुआ ही नहीं था अरब आक्रमण, तो ये तो गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग बात करते हैं कि अरब आक्रमण वो गुप्तों के पतन के बहुत बाद, यानी कि पूर्व मध्यकाल में अरबों का आक्रमण होता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए कि शक विजेता किसे माना जाता है? तो हम सभी को पता है वो चंद्रगुप्त द्वितीय को। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो आपका जो है वो समुद्रगुप्त का ही उत्तराधिकारी होता है और चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो अपने बड़े भाई यानी कि रामगुप्त का हत्या कर देता है और उसकी बीवी ध्रुव देवी से विवाह कर लेता है। उसके बाद ये शकों को हराता है,
राजा बनने के बाद। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो शकों को हराने के बाद जो है वो क्या करता है, तो चांदी का सिक्का चलवा देता है, और साथ ही साथ चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि जो है वो उसको धारण कर लेती है। फिर हम जानते हैं कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय का राज कवि था साब। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र और उज्जैनी जो है वो विद्या का प्रमुख केंद्र था। और ऐसा सुनने को मिलता है अनुश्रुतियों के अनुसार कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 जो है वो आपका नवरत्न रहते थे, 9 दरबारी कवि रहते थे। मतलब कि 9 विद्वानों का ये मंडल था, मंडलीय निवास करता था, जिसको नवरत्न कहा जाता था। और इन नवरत्नों में से फेमस कौन था, कालिदास था। बाकी बाद 8 का नाम आप याद रखिएगा, 8 उधर और एक कालिदास, टोटल 9 का नाम याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आगे देखिए, हम लोग जानते हैं ये भी पॉइंट हम लोग जब पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे तो हम लोग पता है कि यूनानियों के बाद शक लोग भारत में आक्रमण करते हैं। शकों की टोटल 5 जो शाखाएँ जो थी वो अलग अलग क्षेत्रों में वो भारत और अफगानिस्तान में शासन कर रही थी। हम लोग ये भी जानते हैं कि जो है शकों का जो पहली शाखा है वो आपका अफगानिस्तान में, दूसरी शाखा पंजाब वाले क्षेत्र में, तीसरी शाखा मथुरा वाले क्षेत्र में, चौथी शाखा पश्चिमी भारत, और जो 5वीं शाखा है वो आपका दक्कन के ऊपर जो अपना राज कर रहा था शकों की। फिर हम जानते हैं कि इन 5 शाखाओं में से जो चौथी शाखा है जो कि आपका पश्चिमी भारत में शासन कर रहा था वो बहुत समय तक रहता भी है, हम लोग ये भी जानते हैं। और शक लोगों के बारे में जानते हैं कि ये आपका मूलतः जो है वो मध्य एशिया के निवासी थे और ये चारागाह की खोज में भारत आते हैं, ठीक ना, यहाँ तक हम लोगों को पता है। और शकों में सबसे फेमस राजा था जो कि जिसका नाम है रुद्रदामन प्रथम, जिसी का एक उल्लेख मिलता है किसमें, तो उसका मिलता है जूनागढ़ अभिलेख में, ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको विक्रमादित्य कहा जाता है वो कि शक विजेता के कारण कहा जाता है। पश्चिम भारत के शक राजा जो है रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने परास्त कर पश्चिमी भारत से शक सत्ता का उन्मूलन किया था। और शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की एक अन्य उपाधि है वो शकारी, ये भी था। उसने इस उपलब्धि में जो है चांदी के सिक्के भी चलवाए थे, अभी आपको बताया गया था। और आपको बताया गया था कि 5 शाखा में जो चौथी शाखा थी जो कि आपका पश्चिम भारत पर निवास कर रही थी, ये बहुत समय तक, लंबे समय तक यहाँ पे निवास करती है। और जिसके राजा होते हैं कौन, तो आपके होते हैं रुद्र सिंह तृतीय। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए कि रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। तो रजत सिक्का यानी कि चांदी का सिक्का तो आपका था चंद्रगुप्त द्वितीय। किसने, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और ये शकों को जीतने के कारण ये चांदी का सिक्का जारी करवाता है, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए कि चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आगे देखिए, शक विजय के संदर्भ में सबसे प्रबल प्रमाण इस नरेश की जो है रजत मुद्राएं हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों सही है, ये भी हमको नहीं पता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए कि शकों पर विजयोपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय निम्नलिखित में से किस धातु के सिक्के चलवाए थे। तो चांदी के सिक्के चलवाए थे, इसको रजत भी बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आते हैं। और ये आपका 63वां BPSC 2017 में पूछा जाता है। तो हम सभी को पता है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ये फाहियान आते हैं। कौन आते हैं, तो फाहियान आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री जो है प्रभावती का विवाह किस वंश के जो है वो राजवंश में कर दिया था। तो हम सभी को पता है कि वो जो है आपका नागवंश के शासक के साथ कर देता है। ये राजस्थान PCS में पूछा गया था 2023 में। इसका देखिए एक्सप्लेनेशन कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया, जिससे प्रभावती गुप्ता यानी कि नामक पुत्री पैदा हुई। प्रभावती गुप्ता जो है, हम लोग जानते हैं कि अभी क्वेश्चन पूछा गया था ना कि 2024 में 17 मार्च को जब एग्ज़ाम होता तब ये प्रभावती गुप्ता जो है वो किस राजवंश से संबंधित है। तो प्रभावती गुप्ता जो है वो बेटी थी चंद्रगुप्त द्वितीय की, लेकिन प्रभावती गुप्ता जो है वो वाकाटक राजवंश से संबंधित थी। और वाकाटक राजवंश का भी 2 शाखा था, एक था आपका प्रधान शाखा और एक था आपका वासीय शाखा। तो ये आपका प्रधान शाखा से संबंधित थी, कौन, प्रभावती गुप्ता। और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी सेकंड नंबर क्वेश्चन कि प्रभावती गुप्ता शासिका थी, किसकी शासिका थी। तो हम लोग जानते हैं कि ये आपका जो वाकाटक राजवंश की ये शासिका थी। ये गुप्त काल की नहीं थी, क्योंकि हम लोग जानते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी रहती है, लेकिन ये वाकाटक वंश की जो है वो ये राजधानी बनती, मतलब ये रानी बनती, शासिका थी। शुंग वंश, मौखरी वंश ये सब नहीं होगा। तो गुप्त और वाकाटक में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होना चाहिए था, होता भी था, लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये वाकाटक वंश की ये क्या रहती है, शासिका रहती है।
प्रभावती गुप्त जो है वो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री होती है, बिल्कुल सही बात है। इसका विवाह जो है वाकटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से होता है। तो वाकटक के राजा देखिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बोला जा रहा है या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, इसी को बोला जा रहा है। इसकी बेटी रहती है प्रभावती गुप्त, और प्रभावती गुप्त का जो है शासक कर देता है, राजी का मतलब शादी कर देता है वो वाकटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से। और रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के बाद इसके पुत्र के अल्प वयस्क होने के कारण प्रभावती गुप्त ने अपने पिता के सहयोग से राज्य का संचालन जो है वो कुशलता से किया था। तो बताया जा रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का ही बेटी रहती है कौन, तो वो बेटी रहती है आपका प्रभावती गुप्ता। फिर प्रभावती गुप्ता जो है वो उसका शादी कर देता है वाकटक शासक रुद्रसेन से। किसके, तो रुद्रसेन द्वितीय से। बाद में रुद्रसेन द्वितीय का मृत्यु हो जाता है और उसके बाद उसका जो बेटा लोग बहुत छोटा छोटा रहता है, अयोग्य रहता है, नाबालिग रहता है, तो ऐसे में प्रभावती गुप्ता को ही रानी बनना पड़ता है। और प्रभावती गुप्ता जो है वो आपका वाकटक राजवंश की रानी बनती है। ये बेटी रहती है समुद्रगुप्त का, मतलब ये चंद्रगुप्त द्वितीय का, जो कि गुप्त शासक था। लेकिन ये इसका विवाह होता है वाकटक राजवंश में, तो फिर वहाँ की ये रानी यानी कि शासिका बनती है। समझ में आ गया। और ये आपका जीपीएससी प्रीलिम्स 2023 लिखा हुआ है, लेकिन ये आपका 2024 में एग्जाम हुआ था। कब, 2024 में एग्जाम हुआ था, 17 मार्च को। और मेरा ये सेंटर दिया था आपका इंडोमती सरस्वती तिब्बड़वाल मंदिर जो है चतरा में दिया हुआ था, डीसी ऑफिस के सामने। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 की यहाँ चर्चा की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही नहीं है, तो आपको बतलाना है। तो इस राइट हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कुमारगुप्त प्रथम का अभिलेख है मंदसौर अभिलेख, प्रतीक का है तक्षशिला अभिलेख, चंद्रगुप्त द्वितीय का है उदयगिरी गुहा अभिलेख, समुद्रगुप्त का है आपका एरन अभिलेख। तो एरन अभिलेख चंद्रगुप्त से जुड़ा हुआ है, कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख है, चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है वो आपका उदयगिरी गुहा अभिलेख है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अभी आपको बताया जा रहा था कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। तो हम लोग जानते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय का ही एक सचिव होता है जिसका नाम है वीरसेन। कौन, तो वीरसेन। और ये जो वीरसेन है ये आपका शैव धर्म का मतावलंबी रहता है, शैव धर्म मानने वाला रहता है। और ये जो है वो क्या करता है, तो शिव की पूजा करने के लिए उदयगिरी पहाड़ी में एक गुफा बनाता है। कहाँ पे, तो उदयगिरी पहाड़ी में। तो उदयगिरी गुफा अभिलेख जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 कि ये आपका एमपीपी से 2021 में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पे माना जाता है, तो वो है आपका दसपुर का अभिलेख। ठीक है, प्रथम विज्ञापन के रूप में माना जाता है, पहला भी एडवर्टीजमेंट। तो दसपुर अभिलेख विश्व का प्रथम विज्ञापन के तौर पे जाना जाता है। इसे मंदसौर प्रशस्ति नाम से भी जाना जाता है। तो मंदसौर प्रशस्ति के नाम से जो है वो मंदसौर प्रशस्ति या फिर दसपुर अभिलेख दोनों एक ही है। और ये विश्व का पहला एडवर्टीजमेंट के रूप में जाना जाता है। यह गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल का एक प्रसिद्ध अभिलेख है। इसने पट्टवाई यानी कि रेशमी बुनकर श्रेणी का उल्लेख मिलता है। तो दसपुर अभिलेख जिसको मंदसौर अभिलेख कहते हैं, ये आपका गुप्त सम्राट कुमारगुप्त से संबंधित है। तो कुमारगुप्त का एक अभिलेख होता है जिसका नाम क्या है, तो मंदसौर प्रशस्ति या फिर उसी को बोलते हैं दसपुर अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए कि मंदसौर प्रशस्ति की शासक की उपलब्धियों का विवरण करता है। तो हम लोग जानते हैं कि आपका कुमारगुप्त प्रथम का। अब मंदसौर प्रशस्ति का एक और नाम क्या है, एक और नाम, तो वो आपका दसपुर अभिलेख। और ये विश्व का पहला एडवर्टीजमेंट यानी कि पहला जो है वो आपका ये था, विज्ञापन था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 की रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी हम लोग किससे मिलता है, तो दसपुर अभिलेख जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो जिसको हम लोग बोलते हैं मंदसौर अभिलेख, इससे जानकारी मिलता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, शासक और उसकी रानियों के बारे में। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कुमारगुप्त प्रथम के बारे में। तो कुमारगुप्त प्रथम का शादी किससे होता है, ये जानकारी नहीं मिलता है। चलिए इसका हम लोग डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन देखते हैं, वहाँ से समझ में आ जाएगा। तो चंद्रगुप्त जो है, चंद्रगुप्त का रानी होता है कुमारगुप्त देवी, चंद्रगुप्त प्रथम का ना। तो हम लोग जानते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम जो है यहाँ पे प्रथम हो जाएगा, प्रथम चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम का जो शादी होता है वो लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से होता है। किससे, तो ये लिच्छवी की रहती है, लिच्छवी की राजकुमारी। समुद्रगुप्त का विवाह जो है वो दत्ता देवी से होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो विवाह है वो आपका कुबेर नागा से होता है, और इसी से उसकी जो बेटी होती है प्रभावती गुप्त। जबकि कुमारगुप्त प्रथम की बात कीजिए तो इसका जो शादी होता है आपका अनंत देवी से। किससे होता है, तो अनंत देवी से होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही क्रम है। तो गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही हम लोगों को क्रम देखना है।
तो अभी आपको बताया गया था कि गुप्त साम्राज्य में हम लोग राजा महाराजा के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। इसके बाद हम लोग जानते हैं ये भी कि गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी अगर प्रादेशिक इकाई देखे तो आपका देश था। कौन था? तो देश था। तो गुप्त साम्राज्य का सबसे बड़ा प्रादेशिक इकाई देश था, जिसके शासक को गोपना कहा जाता था। तो गोपना किसके शासक को कहा जाता था? तो देश के शासक को कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई था जिसका नाम था भुक्ति या फिर प्रांत, और जिसके शासक जो है वो उपरी कहलाते थे। भुक्ति के नीचे रहता था विषय, और विषय या फिर जिला होता था, और जिसके हेड कौन होते थे? विषयपति होते थे। तो याद कीजिए, पहला हो जाएगा आपका देश, देश से छोटा है आपका विषय। क्या है? तो विषय। क्या है? तो विषय। देश को कहीं कहीं पे भुक्ति भी कहा जा रहा है। क्या? तो भुक्ति, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से था। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले गुप्त साम्राज्य को अगर देखा जाए तो सम्राट को भुक्ति यानी कि प्रांत में विभाजित किया था। देखिए, सबसे ऊपर था आपका राष्ट्र, राष्ट्र को ये देश कहीं कहीं कहा जा रहा है, और इसके हेड को सम्राट। उसके बाद नहीं, सॉरी, राष्ट्र को देश या फिर भुक्ति में बांटा गया है, जिसके हेड को ऊपरी कहा जाता है। देश को विषय में, विषय को वीथी में, और वीथी को ग्राम में बांटा गया, यानी कि ऊपर से नीचे क्रम। ये सबसे छोटा है, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, और सबसे बड़ा राष्ट्र। गुप्तकालीन अगर प्रशासन व्यवस्था देखें तो ये कुछ इस तरह से था आपका। गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था देखें तो ये इस तरह से था। सबसे छोटा था आपका, सबसे छोटा आपका ग्राम, ग्राम से बड़ा वीथी, वीथी से बड़ा विषय, विषय से बड़ा आपका देश या फिर भक्ति, और देश या भक्ति से बड़ा जो है आपका सबसे बड़ा राष्ट्र। राष्ट्र के हेड आपके सम्राट, देश या भुक्ति के हेड आपके हेड जो है वो आपका ऊपरी कहलाते थे, जबकि विषय के हेड विषयपति, और वीथी के हेड जो है वो आयुलन या फिर वीथी महत्तर, वीथी महत्तर ये कहलाते थे, ठीक ना। और इसके अलावा ग्रामीण, ग्राम का हेड जो है वो ग्रामिक या फिर अष्टकुलाधिकारी कहलाता था। तो ये बताया गया था यहाँ पे। आगे देखिए, पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट या फिर भाट कहा जाता था। अब पुलिस विभाग का जो मुख्य अधिकारी होता था वो आपका होता था दंडपासी कहलाता था। अब प्रशासन की सबसे छोटी जो इकाई थी वो आपका ग्राम थी, और ग्राम का प्रशासन जो है वो ग्राम सभा के द्वारा संचालित होता था, और ग्राम सभा का मुखिया जो है ग्रामिक होता था, और इसका एक अन्य सदस्य होता था, वो होता था आपका महत्तर। क्या होता था? तो आपका महत्तर होता था। यहाँ तक समझ में आया? आगे देखिए, ग्राम समूहों को छोटी इकाई को में बांटा गया था, जिसको हम लोग बोलते हैं पेट। तो पेट जो है वो छोटी छोटी इकाई थी। आगे देखिए, गुप्त शासक कुमार गुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों की जानकारी मिलता है। तो कुमार गुप्त का ही एक अभिलेख रहता है, एक आपका दामोदरपुर अभिलेख, जिसमें भूमि बेचने के लिए कुछ कुछ नियम कानून बताया गया था उसमें। यहाँ तक समझ में आता है? यहाँ तक तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये प्रशासनिक व्यवस्था आप याद कर लीजिएगा गुप्त काल में। राष्ट्र, देश, भुक्ति, विषय, वीथी, ग्राम। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए कि ईसा की 3री शताब्दी से जबकि हुन आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया तो भारतीय व्यापारी अधिक निर्भर हो गए किसके ऊपर? तो इसका एक्सप्लेनेशन हम डायरेक्ट पढ़ते हैं। तो ईसा की 3री सदी में जब हुन आक्रमण से रोमन साम्राज्य का पतन हो जाता है तो भारतीय दक्षिण पूर्व एशियाई मार्ग पर अधिक ये लोग निर्भर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता है? तो एक पतन था आपका जिसका नाम है ताम्रलिप्ति। तो ताम्रलिप्ति जो है वो आपका बंगाल में एक बंदरगाह, यहाँ से जो है वो उत्तर भारतीय व्यापार होता था गुप्त काल में, ठीक है ना। तो इसके बारे में देखिए जरा सा हल्का सा कि इसका एक्सपेंशन देखिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया जा रहा है कि गुप्त काल में ताम्रलिप्ति तत्कालीन बंदरगाह का एक प्रमुख जो है तत्कालीन बंगाल का एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारतीय व्यापार दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भिगरुकच्छ, जिसको भड़ोच कहा जाता है, जहां से उत्तर भारत का पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। तो दो ठो नाम याद रखिएगा, एक आपका है क्या, तो एक आपका भिगरुकच्छ जो कि भड़ोच में है, और दूसरा है आपका ताम्रलिप्ति जो कि बंगाल में है। आगे देखिए, गुप्त काल के उत्तर में भारत का सर्वाधिक व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया से होता था, अतः इस काल का प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्ति था। परंतु अन्य बंदरगाहों जैसे कि भड़ोच, कल्याण, कॉम्बे आदि से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था, ठीक है ना। तो
तो गुप्त काल के अगर बंदरगाह की बात कीजिएगा तो ये सभी बंदरगाह थे, 4-5 ठो नाम याद रखिएगा। ताम्रलिप्ति बंगाल में, ब्रिक कच्छ भरूच में, इसके बाद आपका कल्याण कॉम्बे, ये सभी भी गुप्तकालीन जो था क्या था आपका बंदरगाह था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 जो कि 65वां बीपीएससी में पूछा गया था 2019 में, कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयुक्त था। तो आपका ताम्रलिप्ति भी था, कॉम्बे भी था, भरूच भी था, कल्याण भी था, यानी कि एक से ज़्यादा, ठीक है ना, सभी था। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, ये आपका आईएएस में पूछा गया 2011 में, इसको हटा दीजिए, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़िए। भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। अब बंगाल की खाड़ी से ये आपका व्यापार वगैरह होता था, सांस्कृतिक संपर्क था। इसका प्रमुख कारण जो था वो बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं के द्वारा समुद्री यात्रा का सुगम होना। ये सब हटाइए। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, ये भी आपका आईएएस में पूछा गया, तो ये भी जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, कि गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्रों में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे। तो जो है वो आपका वस्त्र उत्पादन से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, कि प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्थवाह भी कहा जाता था। तो सार्थवाह जो है वो किस वर्ण को कहा जाता था। तो जो है वो आपका वैश्य जो वर्ण है, इसको ना सार्थवाह कहा जाता था। क्या कहा जाता था, तो सार्थवाह कहा जाता था, ठीक ना, याद रखिएगा। तो ये वाला आपको पॉइंट दिक्कत नहीं होना चाहिए। कुमारगुप्त का एक अभिलेख मिलता है दामोदरपुर ताम्रपत्र, वहाँ से भूमि बिक्री संबंधी जानकारी मिलती है। और भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से लेकर 1/6 भाग तक हुआ करता था। गुप्त काल में बलाश्रम वृष्टि राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था, और इससे जनता द्वारा दिया जाने वाला कर भी माना जाता था। बच्चों के लिए भी, बच्चों भी काम करते थे, बलाश्रम होता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पे जो है वो बहुत तरह का टैक्स लिया जाता था, ठीक ना। भूमि बहुत तरह की निम्न प्रकार की भूमि बांटा गया था। क्षेत्र जो कि कृषि योग्य भूमि थी, वास्तु जो कि वास करने योग्य भूमि थी, चारागाह भूमि जो कि पशुओं के चारा हेतु यूज होता था, सील भूमि ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं हो, अप्रहत ऐसी भूमि जो जंगली होती थी, सिंचाई के लिए रहट या फिर घंटी यंत्र का प्रयोग होता था, और श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। और गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। आगे देखिए, गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। इनके स्वर्ण मुद्राओं के अभिलेखों में दिनार कहा जाता था। गुजरात के बाद गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जो वो जारी करवाए थे, जो कि केवल स्थानीय लेन देन में प्रयोग होते थे। इन सभी के बारे में हम लोग और डिटेल से आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, ये जो गुप्त काल के बारे में। अभी एक पॉइंट यहाँ पे भी याद रखिएगा कि प्राचीन काल में ही वैश्य काल को जो है वो सार्थवाह कहा जाता था। वैश्य काल को नहीं, मतलब वैश्यों को सार्थवाह कहा जाता था। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए कि अमरकोश के टीकाकार क्षीर स्वामी ने लिखा है कि जो पूंजी द्वारा व्यापार करने वाले पंथों व्यापारियों का अगुवा हो वह सार्थवाह है। यानी कि वैसे जिनका काम जो है व्यापारिक काम होता था, वैसे लोगों का उनको सार्थवाह कहा जाता है, प्राचीन भारत में कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है। तो आयुर्विज्ञान के लिए बताया जा रहा है कि इनमें से कौन जो है वो आयुर्विज्ञान यानी कि इसके लिए फेमस है, ठीक है ना। तो अलग अलग व्यक्ति थे, अलग अलग चीज़ों के लिए फेमस थे, और ये आपको पता होना चाहिए था। और ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला है, इसलिए इसको भी स्किप कीजिए। यहाँ पे लिखा जाता है, एक चीज़ बताया जाता है कि सुश्रुत और शल्य क्रिया का जनक कहा जाता है। सुश्रुत जो है वो आपका उसी को शल्य क्रिया यानी कि जो सर्जरी वगैरह इनका जनक कहा जाता है। यह काशी के रहने वाले थे। इनका लगभग जो है 600 ईसा पूर्व माना जाता है इनका जो काल। शौनक जो है वो ऋग्वैदिक कालीन देवता थे, मतलब ऋग्वैदिक कालीन ऋषि थे। शूद्रक जो है वो आपका गुप्तकालीन नाटककार था, यानी कि साहित्यकार था। और सौमल्य की बात करें तो आपका गुप्तकालीन नाटककार था। तो इसमें केवल याद रखिएगा कि सौमल्य कौन था, शूद्रक सुश्रुत कौन था, और शौनक कौन था, इन सभी के बारे में याद रखिएगा। सुश्रुत जो है वो आपका शल्य क्रिया का जनक माना जाता है, ये भी हम लोगों को पता होना चाहिए। आगे देखेंगे हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 46 है, इसको हम लोग आज की क्लास में नहीं, कल की क्लास में हम लोग यहाँ से देखेंगे। तो आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 45 तक ही रहने देते हैं, और आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आज हम लोग जो है वो गुप्त काल के बारे में पढ़े, और गुप्त काल के बारे में हम लोग जो फेमस राजा जैसे कि आपका श्रीगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त प्रथम हो गया, समुद्रगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त द्वितीय हो गया, रामगुप्त हो गया,
कुमारगुप्त प्रथम हो गया, स्कंदगुप्त हो गया, विष्णुगुप्त हो गया, इन सभी के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा करके जाने और इससे संबंधित सारा MCQ सॉल्व किए। कल की क्लास में हम लोग इसकी आगे की चर्चा करेंगे और उसके बाद हम लोग गुप्तोत्तर काल भी चलेंगे, ठीक है ना। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आया होगा। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।